आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पानीपत युद्ध। ये युद्ध हुआ था आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम में पूछते, इसीलिए हम लोग थोड़ा अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसको मारने के लिए बाबर को आमंत्रण दिया जाता है, बाबर को बुलाया जाता है ताकि इब्राहिम लोदी को हटा सके यहाँ से। और बाबर को जो बुलाता है, यानी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण देता है, वो देता है एक इब्राहिम लोदी का ही चाचा, जिसका नाम रहता है आलम खान लोदी, और मेवाड़ के शासक जिनका नाम रहता है राणा संगा। तो एक आलम खां और राणा संगा ये बाबर को बुलाता है भारत। और बाबर जब आता है तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हरियाणा का एक जगह है पानीपत, वहाँ पे युद्ध होता है 1526 में। तो इसी युद्ध के बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण और परिणाम बताएं। देखिए, पानीपत का ये जो युद्ध है ना, ये पहला युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि पानीपत में कुल अगर देखेंगे इम्पोर्टेंट, वो 3 युद्ध था। एक हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और एक हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, पानीपत का दूसरा युद्ध। और तीसरा युद्ध हुआ था आपका मराठा साम्राज्य, जब हम लोग पढ़े थे तब, अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य। अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य। यह हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1761 में, ये हुआ था आपका 1556 में, और ये हो रहा है आपका 1526 में। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रथम युद्ध के बारे में। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला था। अब मुगल साम्राज्य की नींव किस प्रकार से रखने वाला था, ये हम लोग प्रीलिम्स के क्लास में पढ़े थे। देखिए, बाबर के साथ कुछ ऐसा सिचुएशन था कि वो कहीं का नहीं था, उसका साम्राज्य छीना जा चुका था और बाबर को चाहिए था अपना साम्राज्य स्थापित करना। अब उसको भारत में निमंत्रण दिया गया था, भारत आ भी गया था और इब्राहिम लोदी को मार भी दिया था हमने। ये युद्ध जो हुआ था 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। जैसे इब्राहिम लोदी मारा जाता है, इसका कहानी ख़त्म होता है। उसके बाद बाबर का दिमाग, मतलब बाबर ये माइंडसेट बना लेता है कि अब हमें भारत में ही शासन करना है और अपना साम्राज्य स्थापित करना है। और बाबर अपनी इस नीति में सक्सेस हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य का नींव रख लेता है। यानी कि मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। तो सब हमने मेंशन किया है यहाँ पे। तो बाबर का जो ये युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये याद रखना है आपको, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाला था। बाबर तैमूरलंग और चंगेज़ खान जैसे बहादुर मंगोल सरदारों के वंशज थे, है ना। एक तैमूरलंग याद रखना है और चंगेज़ खान। बाबर की जो माँ थी ना, वो थी चंगेज़ खान के वंशज, और यानी कि मंगोलों का वंशज, और पिता तैमूरलंग का वंशज। तो इसीलिए बाबर दोनों से बिलोंग करता है, तैमूरलंग और चंगेज़ खान जैसे बहादुर मंगोल सरदारों के वंशज थे, जिनकी क्रूरता और वीरता के अनेक उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में भरे हुए हैं। तो हमने ऑलरेडी मंगोलों के बारे में पढ़ा है, और चंगेज़ खान के बारे में तो सभी कोई जानता ही है, काफ़ी क्रूर शासक थे। तो वही हमने लिखा है
कि इनकी क्रूरता और वीरता के अनेक उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में भरे पड़े हैं। परंतु बाबर अपने इन वंशजों से कुछ भिन्न थे। किस प्रकार से भिन्न थे? इनके पूर्वज जहाँ दिल्ली तक पहुँचे और मार काट करने के बाद लूट का माल लेकर वापस चले गए, पर बाबर हिंदुस्तान में ही अपना साम्राज्य स्थापित करने की योजना बना चुका था। तो ये था बाबर का दिमाग में फिट हो चुका था जब इब्राहिम लोदी को युद्ध में मारा उसके बाद से, कि अब हमको भारत में ही रहना है और अपना साम्राज्य भारत में ही स्थापित करना है। इसके लिए अपनी सेना को तैयार किया और उसके बाद भी जो जितना सारा युद्ध हुआ था उसको जीता और बाबर भारत में अपना साम्राज्य को स्थापित किया। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया एक इंट्रोडक्शन। आपको याद रखना है कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत का युद्ध तो पानीपत में ही ना होगा, हरियाणा का एक जगह है पानीपत। किनके बीच हुआ था? तो सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। थोड़ा सा बाबर के बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। तो बाबर तैमूर लंग और चंगेज़ खान जैसे बहादुर मंगोल सरदारों के वंशज थे। अब इनकी क्रूरता वीरता के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो इतिहास में ही देखने को मिलता है। अब बाबर थोड़ा सा इन वंशजों से अलग क्यों था? क्योंकि इनके जितने भी वंशज हुए थे वो दिल्ली तक पहुँचे, यहाँ आक्रमण किए, मारकाट किए और जितने सारे धन था वो सब वापस ले गए। लेकिन बाबर हिंदुस्तान में ही रहे और अपना साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अपने साम्राज्य स्थापित करने की योजना भारत में ही बना चुके थे। बहुत ईजी है, अगर आप समझ गए होंगे तो आप लिख लेंगे, आपको याद भी रहेगा। चलिए आंसर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और उसके बाद दिल्ली के राज सिंहासन पर कब्जा करके उसके आसपास के प्रदेशों को भी जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। और इस प्रकार बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत का आधारशिला रखा। देखिए ये जो पैराग्राफ है इसको हमने शॉर्ट में निपटा दिया क्योंकि हमें पानीपत के युद्ध के बारे में और इसके परिणाम के बारे में हमें व्याख्या करना है। तो बाबर पानीपत के बाद भी यानी पानीपत युद्ध के बाद भी 3 युद्ध और लड़ा था। एक खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध। उसके बाद बाबर को साम्राज्य मिला था। तो उतना डिटेल्स में हम लोग इस युद्ध को चर्चा नहीं करेंगे, सीधा सीधी लिख देना है कि बाबर पानीपत का युद्ध जो लड़ा था उसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसके बाद और भी जितने सारे प्रदेश थे उसको भी जीतता गया और इस प्रकार बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दिया। बस क्योंकि हमें पता है और हमने प्रीलिम्स के क्लास में भी पढ़ा था कि पानीपत युद्ध के बाद जब बाबर ये बोल दिया कि अब हमें हिंदुस्तान में ही रहना है, यहीं पे अपना साम्राज्य स्थापित करेगा, वो वापस नहीं जाएगा, तब राणा संगा भड़क गए और राणा संगा के साथ फिर से युद्ध हुआ। ठीक है, और ये युद्ध जो था वही था खानवा का युद्ध, ये हमने पढ़ा था। फिर चंदेरी का युद्ध था, फिर घाघरा का युद्ध था। उसके बाद बाबर जब सबको पराजित कर दिया तब भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब हम लोग देखते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में, क्या क्या कारण था, क्या क्या इसका रिजल्ट निकला। तो पानीपत का युद्ध कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि अचानक से हो चुका था। इस युद्ध के अनेक कारण थे। कारणों में बाबर की महत्वाकांक्षा, इब्राहिम लोदी की अयोग्यता, अदूरदर्शिता और दिल्ली सल्तनत की पतोन्मुख स्थिति से उत्पन्न भारतीय राजनीति में विघटनकारी तत्वों के वृद्धि इत्यादि को माना जा सकता है। क्या क्या हमने लिखा? अगर कारण का बात करें तो एक तो बाबर ठहरा बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक और इब्राहिम लोदी अयोग्य शासक, अयोग्य थे और इसके अंदर दूरदर्शिता नहीं था और ऊपर से दिल्ली सल्तनत पतन की स्थिति में आ चुका था। तो ये सब कारण था जिस कारण से पानीपत का युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुआ। कारण हमने वही लिखा है यहाँ पे, बाबर की महत्वाकांक्षा, दिल्ली सल्तनत की पतोन्मुख स्थिति, इब्राहिम लोदी की अयोग्यता और अदूरदर्शिता और विघटनकारी तत्व का उदय। क्योंकि इब्राहिम लोदी के जितने सारे उस टाइम
सगे संबंधी थे वो खुद चाहते थे कि इब्राहिम लोदी यहाँ से हटे, इसीलिए तो बाबर को बुलाया गया था। चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है बाबर की महत्वाकांक्षा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बाबर की असीम महत्वाकांक्षा थी। बहुत ही प्रमुख कारण था ये। जब बाबर फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। देखिए बाबर मेन कहाँ का था, फरगना का शासक था ये, फरगना। लेकिन जब वो वहाँ पे साम्राज्य वहाँ का शासक बना था, वहाँ का जब शासक बना तो उसका उम्र कितना था, सिर्फ 12 वर्ष, समझ सकते हैं। फिर क्या हुआ, तो मंगोल की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसकी अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो मंगोल का दूसरी शाखा यानी मंगोल के कारण, और फिर उज्बेकिस्तान, तो हाँ वही है, मंगोलों का आक्रमण हो गया, उज्बेकों का आक्रमण हो गया। तो जब आक्रमण हुआ तो बाबर को अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, उसका सिंहासन छीना जा चुका था। फिर क्या हुआ, बाबर भटकता रहा जहाँ था। तो अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर यानी एक छोटा सा साम्राज्य, छोटे छोटे राज्य को ही जीतता गया और वहीं पे अपना गुजारा करता गया। बाबर को चाहिए था एक बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा, इसको यही था इसके दिमाग में कि हमको बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है। साम्राज्य कैसा रहना चाहिए, विशाल साम्राज्य रहना चाहिए। तो छोटा छोटा प्रदेशों को पहले जीता, और बाबर मौका खोज रहा था कि कहीं हमको मौका मिले साम्राज्य स्थापित करने के लिए। बाकी पूरा मेहनत से, शिद्दत से अगर कोई काम को करेगा कोई भी इंसान, तो वो उसमें सक्सेस हो भी जाता है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमें बाबर से ही देखने को मिलता है। काफ़ी मेहनती भी थे बाबर। देखिए, तो एक तो इसका पैतृक गद्दी यानी कि जो इसको मिला था वो छीना जा चुका था। फिर बाबर क्या किया, छोटे छोटे राज्यों को जीतता गया। पहले काबुल को जीता, काबुल पर कब्जा किया। तत्पश्चात बाबर भारत में अपना भाग्य आजमाने का निर्णय ले चुका था। वह भारत में साम्राज्य स्थापित करने की योजना बना चुका था और युद्ध की तैयारी भी कर रहा था। यहाँ तक क्लियर होगा। अब भारत में वह अपने उज्बेकों के आक्रमण से सुरक्षित समझता था। उसको लगता था कि यहाँ पे इन सब का आक्रमण का खतरा नहीं है। आक्रमण के लिए भारत की राजनीतिक परिस्थिति भी अनुकूल थी। और आक्रमण करने के लिए देखिए बाबर को चाहिए एक साम्राज्य, और इधर भारत का स्थिति है थोड़ा डाउन, आपस में सब उलझे हुए हैं। यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति भी थोड़ा सा डाउन ही है, और बाबर इसका फ़ायदा उठा ही लेगा। तो भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर वह तैमूर की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। उसे भारत से धन मिलने की आशा थी। बाबर को लगता था कि ये भारत में हमें बहुत ज़्यादा धन दौलत मिल भी करेगा, जिससे वह अपनी सेना का संगठन कर सकता था। अब सेना गठन करने के लिए पैसा तो चाहिए ही, तो अगर उसको पैसा मिलेगा तो अपना सेना को संगठन भी कर सकता है। इसलिए भी उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो काफ़ी सारा चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ा कारण में। एक बार समअप करते हैं। तो बाबर की महत्वाकांक्षा, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। किस प्रकार से था, थोड़ा सा उसके बारे में मेंशन कीजिए। सबसे पहले तो बाबर को फरगना का राज्य मिलता है, लेकिन जब उसको राज्य मिला उस टाइम उसका उम्र बहुत ही छोटा था, अल्प आयु का था बाबर, मात्र 12 वर्ष। फिर क्या हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, उज्बेकों का आक्रमण हुआ, जिस कारण से उसको वहाँ अपना जो सिंहासन था वो छोड़ना पड़ा। फिर बाबर भटकता रहा, फिर छोटे छोटे राज्यों को जीतता गया और अपना गुजारा करता गया। उसके बाद बाबर को जैसे आक्रमण करने के लिए भारत बुलाया जाता है, तो भारत में अपना भाग्य आजमाने के लिए बाबर आते हैं। और आने के साथ ही हमने पढ़ रखा है किस प्रकार से युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध हुआ, बाकी और भी युद्ध हुआ, सभी को जीता और बाबर यहाँ पे अपना राज्य को स्थापित किया। तो ये हो गया। एक और कारण क्या वो लिख सकते हैं हम लोग, तो बाबर आक्रमण करने से पहले बाबर को लगा कि भारत में अगर मेरा राज्य स्थापित हो जाता है
तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का उज़्बेकों का या फिर मंगोलों का, हालांकि मंगोल आक्रमण तो हुआ था, लेकिन जब बाबर यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया था तो उज़्बेकों के आक्रमण से ये सुरक्षित समझता था। एक रीज़न ये हो गया। राजनीतिक परिस्थिति भी अनुकूल थी। क्यों अनुकूल थी? क्योंकि इब्राहिम लोदी को ही लोग हटाना चाहते थे और बाबर को बुला रहे हैं, तो बाबर को लगा कि इसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। फिर तैमूर की प्रतिष्ठा को वो पुनः स्थापित करना चाहता था। भाई अगर आपको राजा बनाया जाए या फिर आप खुद चाहेंगे कि हमें शासक बनना है, तो आपके दिमाग में क्या क्या तथ्य रहेगा? वो बाबर के अंदर भी था। वो अपने वंश की जो प्रतिष्ठा था उसको पुनः स्थापित करना चाहता था। बाकी पैसा वैसा मिलने का भी बहुत ज़्यादा आशा था और इसी पैसा से, इसी धन से एक विशाल सेना वो संगठित कर पाता, यानी कि विशाल सेना का संगठन भी कर सकता था। तो ये सब बाबर सोचा और आक्रमण किया था। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पतोन्मुख स्थिति। दिल्ली सल्तनत पतन की ओर आ चुका था। तो बाबर की आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। विघटन की प्रक्रिया तो 14वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही इसका विघटन प्रारंभ हो चुका था। हमने देखा था हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था, है ना। तो धीरे धीरे साम्राज्य सब बिखर रहा था। इसने भी केंद्र सत्ता कमज़ोर हो गई थी। इससे भी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई थी। अब राज्य टूटेगा तो सत्ता तो कमज़ोर हो भी करेगा। तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत की स्थिति को और भी दुर्बल कर दिया और ऊपर से तैमूर लंग का आक्रमण भी हो जाता है। फिर सैयदों और लोदियों के समय तो स्थिति बदतर हो गई। प्रांतीय सरदारों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। प्रांतीय सरदार यानी कि जो छोटे छोटे राज्यों के सरदार सब थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। उनमें आपसी फूटता थी और वे एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते थे। सब आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। सब एक दूसरे को चाहते थे कि कैसे भी करके इसका साम्राज्य खत्म हो जाए। और इब्राहिम लोदी के साथ भी वही हुआ था। दरबारी षड्यंत्रों, कुचक्रों, आपसी फूट, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का घातक प्रभाव प्रशासन एवं सैनिक संगठन पर पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि इब्राहिम लोदी किसी भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली आक्रमण का सामना करने में असमर्थ था। और फिर बाबर ने दिल्ली सल्तनत की पतोन्मुख स्थिति का लाभ उठाकर दिल्ली और अंततः संपूर्ण भारत पर अधिकार करने की योजना बनाई। तो वही सब बात हमने यहाँ पे लिखा है। इसका मेन निचोड़ अगर हम लोग देखेंगे तो जितने सारे प्रांत सब था उस टाइम, सब स्वतंत्र घोषित कर दे रहा था, यानी कि अपने आप को स्वाधीनता की घोषणा कर दिया। स्वाधीनता यानी कि अब ये दिल्ली सल्तनत से अलग हो चुका था और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुका था। और जितने सारे प्रांत थे, एक आपसी फूट भी सब में स्थापित हो चुका था। एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना बढ़ रहा था, षड्यंत्र रच रहा था ताकि एक दूसरे को ख़त्म कर पाएंगे, एक दूसरे का जो राज्य है वो समाप्त कर पाएंगे। और इब्राहिम लोदी के साथ भी यही हुआ। इब्राहिम लोदी वंश का जो शासक था, इब्राहिम लोदी को सब कोई मारना चाहता था। इस कारण से इसके चाचा आलम खान लोदी, ये लोग बाबर को बुलाया और बाबर को लगा कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ठप पड़ चुकी है, इसका फ़ायदा उठाया जाए, और उठा लिया। युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ और इब्राहिम लोदी युद्ध में पराजित हो गया। वही सब बातों को हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी की अयोग्यता और दूरदर्शिता। तो इब्राहिम लोदी में राजनीतिक दूरदर्शिता का पूर्णतः अभाव था। देखिए, एक सिचुएशन लोगों को लग जाता है कि अब क्या हो सकता है, तो इब्राहिम लोदी कहीं ना कहीं इसमें भूल किया, अपनी स्थिति को पहचान नहीं सका, अपनी राजनीतिक स्थिति को। उसकी नीतियों से परेशान होकर अनेक प्रभावशाली अफगानों ने
भारत के अनेक भागों में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। तो उसकी नीति से, जिस प्रकार से इब्राहिम लोदी वहाँ पे शासन कर रहे थे, तो उससे परेशान होकर के जो अफ़गान प्रदेश वाले थे वो भारत में अपनी अपनी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया था। उसके व्यवहार से समस्त सामंत असंतुष्ट थे और अपमानित होकर के विदेशी आक्रमणकारी का स्वागत करने के लिए तैयार थे। अफगान सरदार इब्राहिम लोदी की सत्ता पलटने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। अफगान सरदार जो थे ना, अफगान सरदार, वो इब्राहिम लोदी की सत्ता पलटने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इब्राहिम लोदी इस असंतुष्ट अमीरों को अपने नियंत्रण में रखने में असमर्थ था। लाहौर के राज्यपाल, जिनका नाम दौलत खान, और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने इब्राहिम से असंतुष्ट होकर काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किए। तो वही बात है, पुराना बात। पिछला पॉइंट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से राजनीतिक स्थिति उथल पुथल थी, किस प्रकार से सारा प्रांत आपस में अलग हो रहा था और अपना अलग अलग राज्य की स्थापना कर रहा था। सभी के अंदर ईर्ष्या था, आपसी फूट था, इसका फ़ायदा बाबर उठाया। अब यहाँ पे हमने दौलत खान लोदी को और आलम खान लोदी को मेंशन किया है। तो दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था, इसके अंदर भी आपसी फूट था, तो ये भी बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए बुलाया। और बाबर की स्थिति अनुकूल ही थी। बाबर यही चाहता था कि मौका अच्छा है। तो बाबर ने स्थिति की जांच करने के लिए अपने कुछ अमीरों को आलम खां के साथ भेजा। तो बाबर सोचा कि पहले एक बार स्थिति को जांच किया जाए कि किस प्रकार से कंडीशन है, ताकि उन्हें युद्ध करना है ना, अगर कंडीशन अच्छा रहेगा तभी युद्ध किया जा सकता है। तो इसकी जांच करने के लिए वो आलम खान के साथ कुछ जन को भेजा था। और इन अमीरों ने सियालकोट, लाहौर तथा अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर बाबर को स्थिति की सूचना दी। तो बाबर ने जिन लोगों को यहाँ पे भेजा था आलम खान के साथ, वहाँ आए, जांच पड़ताल किए और बाबर को वहाँ पे जाके जानकारी दिया। तो बाबर को लगा कि स्थिति सही है, आक्रमण किया जा सकता है। तो आलम खान, दौलत खान बाबर से मिल गए थे। सही है, आलम खान और दौलत खान बाबर से मिल गए थे। और जब इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर जब इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिए, उसके बाद जब बाबर ने यह घोषणा किया कि अब भारत में राज्य स्थापित हम करेंगे, यानी कि भारत में रहने का जब बात किया बाबर, तब आलम खान, दौलत खान सब भड़क गया। और फिर वही युद्ध सब हुआ था। एक हुआ था खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ, फिर चंदेरी का युद्ध, है ना। राणा संग्राम सिंह का नियंत्रण भी बाबर को मिल चुका था। तो फिलहाल जब आलम खान लोदी बाबर को बुलाया था, तब आलम खान, दौलत खान सब बाबर से मिल चुका था और सब मिलके चाहता था कि इब्राहिम लोदी यहाँ से साफ़ हो जाए। बस एक रीज़न ये हो गया। तो यही सब बातों को हमने यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन किया है। नेक्स्ट है विघटनकारी तत्वों का उदय। तो बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही विचलित थी। किस प्रकार से थी, इसको थोड़ा सा मेंशन करते हैं। तो उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में अनेक नए राज्यों का उदय हो चुका था। सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से धीरे धीरे जो राज्य सब था वो स्वतंत्र हो रहा था। उस समय भारत में 5 मुसलमान राज्य था। कहाँ? तो दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल। और 2 हिंदू राज्य था, एक विजयनगर साम्राज्य, एक मेवाड़। ये हिंदू राज्य थे। इनके अतिरिक्त पंजाब, सिंध, मुल्तान, कश्मीर, जौनपुर, बिहार, उड़ीसा, खानदेश, राजपूताना और कामरूप के राज्य थे। तो ये सब एक्स्ट्रा जो राज्य था उस टाइम हमने लिखा है। इन राज्यों के शासक स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। गोवा में पुर्तगाली अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तो देखिए, पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था 1498 में ही, वास्को डी गामा।
और पुर्तगालियों का जो ये गोवा बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र रहा था, तो वहाँ पे वो लोग अपना शक्ति बढ़ा रहा था। तो गोवा में पुर्तगाली अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह इब्राहिम लोदी की सत्ता समाप्त कर दिल्ली में पुनः हिंदू राज्य की स्थापना हेतु प्रयत्नशील था। तो एक साइड राणा संगा है ना, राणा संगा या राणा संग्राम सिंह वही है। तो ये भी चाहते थे कि इब्राहिम लोदी हट जाए यहाँ से और ये भी अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाता दिल्ली में अगर वो हट जाता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर खुद बोल दिया कि अब हम दिल्ली में रहेंगे। तो अपने यानी कि सब अपने अपने मतलब सब अपने अपना स्वार्थ के लिए काम कर रहा था, सबको अपना सत्ता चाहिए था। तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। तो देखिए पिछला पॉइंट में हमने मेंशन किया था सिर्फ आलम खान के साथ क्या कंडीशन था, आलम खान ने किस प्रकार से बाबर को बुलाया वो हमने लिखा। और यहाँ पे हमने मेंशन किया है इसको राणा संगा को। तो राणा संगा को भी चाहिए था अपना राज्य, वो भी चाहता था कि दिल्ली पर मेरा अपना राज्य स्थापित हो, वो भी वहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था, यानी कि बाबर को बुलाया भी और बाबर का साथ देने के लिए वचन भी दिया था। बाबर का साथ देना मतलब इब्राहिम लोदी के विरुद्ध खड़ा होना, है ना। उस समय की राजनीतिक परिस्थिति भी प्रमुख विशेषता थी। क्षेत्र राज्यों में आपसी एकता और सद्भावना का अभाव, तो ये तो कमी था ही। आपसी द्वंद्व और प्रतिस्पर्धा के कारण क्षेत्र राज्य संगठित होकर किसी बाह्य आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये वही सब कारण है। तो ये हो गया विघटनकारी तत्व का उदय। पिछला पॉइंट में हमने देखा कि इब्राहिम लोदी की अयोग्यता किस प्रकार से था। अयोग्यता का फ़ायदा यहाँ पे आलम खान लोदी उठाया। आलम खान लोदी भी उसकी नीति से असंतुष्ट थे, तो उसको ये भी चाहते थे कि बाबर को इब्राहिम लोदी को यहाँ से हटाओ कैसे भी करके। और यहाँ पे इस राणा संगा भी यही चाहते थे। तो राणा संगा और आलम खान लोदी दोनों मिल गया और उसके बाद बाबर को बुलाया। दोनों ही बाबर का साथ दिया और बाबर युद्ध में जीत भी गया। और जीतने के बाद जो हुआ वो तो सभी जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंततः बाबर को आमंत्रण मिलने के पश्चात बाबर का 5वां आक्रमण, देखिए ये भारत पर बाबर का पहला आक्रमण नहीं था, 5वां आक्रमण था। कब? तो 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ। इन दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के मैदान में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इस प्रकार बाबर को इस युद्ध में सफलता मिली। इसी के साथ लोदी वंश समाप्त हो गया और मुगल सत्ता की स्थापना हुई। तो यहाँ पे हमारा पानीपत का जो युद्ध था उसका कारण और परिणाम दोनों ही कंप्लीट हुआ। हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से मेंशन किया पूरा डिटेल्स में। बाबर की महत्वाकांक्षा, किस प्रकार बाबर महत्वाकांक्षी शासक था, उसका गद्दी जा चुका था, पैतृक गद्दी, खुद राजा था वो, लेकिन अगर अपना गद्दी अगर किसी का खो जाए तो उसको क्या फील होगा वो आप समझ सकते हैं। तो बाबर चाहता था कि मेरा अपना साम्राज्य स्थापित हो, जिस कारण से बाबर भारत में आक्रमण किया था। फिर दिल्ली सल्तनत की पतोन्मुख स्थिति, दिल्ली सल्तनत का कंडीशन भी ठीक नहीं था, सबके अंदर आपसी फूट था, ईर्ष्या था। और इसमें से जो राज्य चाहता था वो स्वतंत्र हो भी जाता था। यानी कि राज्य सब टूट रहा था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया और पतन की स्थिति प्रारंभ हो चुकी थी। फिर इब्राहिम लोदी की अयोग्यता के कारण आलम खान लोदी खुश नहीं था। तो आलम खान लोदी ये लोग खुद बाबर को बुलाया था। यहाँ पे ये था राणा संगा। तो ये सब हमने रीज़न मेंशन किया और लास्ट में पानीपत का युद्ध हुआ, इसमें बाबर जीत गया और युद्ध हमारा ख़त्म हो गया। थोड़ा परिणाम हम लोग अच्छे से देखते हैं, पानीपत युद्ध के क्या क्या परिणाम हुआ। तो भारतवर्ष के निर्णायक युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस युद्ध का महत्व इस बात से नहीं आंका जाना चाहिए कि युद्ध के मैदान में कितने सैनिक मारे गए अथवा कितने हताहत हुए।
युद्ध का महत्व युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले सैनिकों की संख्या से भी नहीं आंका जा सकता। तो किससे आंका जा सकता है? तो वास्तविकता तो यह है कि युद्ध का महत्व इसके तत्कालिक एवं दूरगामी परिणामों में सन्निहित है। युद्ध आग और आदमी के बीच गैर बराबरी का मुकाबला था। देखिए, इब्राहिम लोदी ये युद्ध में बम बारूद नहीं जानते थे, है ना। लेकिन बाबर किसका युद्ध किया था? सभी को पता है, पानीपत का युद्ध में उसने बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया था। वही लिखा है हमने, क्योंकि इस युद्ध में बाबर द्वारा बारूद, आग्नेय अस्त्रों और मैदानी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। बस, तो इब्राहिम लोदी को घेर लिया चारों तरफ से, अर्धचंद्राकार नीति। इब्राहिम लोदी यहाँ पे आया, बम बारूद से उड़ा दिया इसको। तो ये परिणाम निकला। कहीं ना कहीं ये बराबर का लड़ाई नहीं था। फिर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की पराजय के साथ ही लोदी वंश का शासन समाप्त हो गया। साथ ही दिल्ली सल्तनत, जिसने 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में जन्म लिया था और 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में आखिरी सांस ली। तो ये हमने दिल्ली सल्तनत का जो जीवन रेखा था वो हमने बताया, कहाँ से मतलब कब से कब तक था। फिर इस युद्ध में लोदी वंश का अंत तो हुआ ही, साथ ही उसकी जगह एक ऐसे वंश की स्थापना हुई। स्थापना हेतु आधार तैयार हुआ। देखिए, स्थापना नहीं हुआ था। अगर हम लोग बोलेंगे क्या पानीपत युद्ध के बाद ही मुगल वंश का स्थापना हुआ, तो आंसर है नहीं। एक आधार तैयार हो गया, है ना। पानीपत युद्ध के बाद एक आधार तैयार हो गया मुगल वंश की स्थापना का। इसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध लड़ना पड़ा बाबर को, तब जाके उनको साम्राज्य मिला था। तो एक आधार तैयार हो गया जिसने भारतीयकरण किया, यह मुगल वंश था, है ना। यानी कि उसके बाद जो वंश स्थापित हुआ वो मुगल वंश था। पानीपत के युद्ध में मुगलों को एक आधार मिला था जिस पर आगे चलकर वे अपने साम्राज्य को संगठित किया। सेम बात है। पानीपत की विजय के बाद भी बाबर संपूर्ण भारत का शासक नहीं बन सका था, है ना। सिर्फ पानीपत के युद्ध के बाद ही बाबर संपूर्ण भारत का शासक नहीं बना था। लेकिन यह सच है कि अफगानों के लिए इस युद्ध का परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। तो ये सही बात है कि अफगानों के लिए यह युद्ध क्या हुआ, बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। अफगान शासक का यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा इब्राहिम लोदी। वो भी तो अफगान से ही ना आया था और दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो लोदी वंश का तो पूरा सफाया ही हो गया। उनका नैतिक बल और सैनिक संगठन छिन्न भिन्न हो गया। अफगानों की शक्ति बिखर गई, परंतु अफगानों की शक्ति पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। देखिए, बाबर भले ही मतलब सारा राज्य को सारे अफगानों को समाप्त कर दिया था, लेकिन कंप्लीट समाप्त नहीं कर पाया था और इसका परिणाम भुगतना पड़ा हुमायूं को। किसके रूप में? शेरशाह सूरी। हमने पढ़ा था ये, है ना। तो शेरशाह सूरी को ही द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक बोला जाता है। तो शेरशाह सूरी हुमायूं के लिए खतरा बन गया और हुमायूं को फिर वापस दिल्ली छोड़कर जाना पड़ गया, है ना। 4 से 5 साल के लिए उसको दिल्ली छोड़ना पड़ा। फिर उसका किस्मत साथ दिया, बाद में उसको दिल्ली का साम्राज्य मिला। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अब है लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए कि यद्यपि पानीपत की विजय के बाद बाबर ने दिल्ली और पंजाब पर अधिकार कर लिया था, फिर भी वह इस युद्ध से संपूर्ण भारत का शासक ना बन सका। तो फाइनल रिजल्ट तो यही ना निकला था कि पानीपत का युद्ध जीत लिया, लेकिन क्या उसको पूरा का पूरा भारत मिला? नहीं मिला। एक प्रकार से पानीपत की विजय से भारत में बाबर के कार्य प्रारंभ हुए थे और यह बाबर के लिए आगे के संघर्षों का आधार बन गया था। पानीपत का युद्ध इस रूप में भी निर्णायक था कि बाबर ने भारत में रहकर अपने शत्रुओं को पराजित करने का निर्णय लिया था। वास्तव में पानीपत की लड़ाई के बाद ही उनके कार्य का प्रारंभ हुआ था। यानी कि वही बात है कि पानीपत युद्ध के बाद बाबर को एक आधार मिल गया जिस पर वो अपने साम्राज्य की नींव को स्थापित कर सकता है ना। अपने साम्राज्य को यहाँ पे स्थापित कर सकता है।
तो ये है पानीपत का युद्ध। हमने काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे लिखा है और इतना वर्ड आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए, जिस टॉपिक पर पूछा जाए उतना ही आपको मेंशन करना है, 600 वर्ड्स के आसपास। ये आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट डाला है ताकि आप लोग पढ़िए और याद रहबे करेगा। इनमें से आपको याद रख लेना है। एग्ज़ाम में देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो सीधा सीधे बन सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में लिखना है, कारण भी पूछा जा सकता है, परिणाम भी पूछा जा सकता है ना। इसीलिए हमने सब मिक्स करके एक क्वेश्चन तैयार किया और इसी में सब कुछ डाल दिया। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में वीडियो देखने के लिए थैंक यू।